नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक जिसका नाम है रिलेशंस। और किस प्रकार के रिलेशंस हम बात करने जा रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टॉर्क के साथ रिलेशन डिटरमाइन करना। टॉर्क का रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ किस प्रकार का है, एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ किस प्रकार का है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो लिखिए, रिलेशन बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन टॉर्क को आप टाउ से रिप्रेजेंट कीजिए। टॉर्क टाउ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको आई से रिप्रेजेंट कीजिए। एंड एंगुलर मोमेंटम इज एल। इसका मतलब टाउ का रिलेशन हमें ज्ञात करना है आई और एल के साथ। तो हम सबसे पहले कुछ कंसिडरेशंस लेके चलेंगे। किस प्रकार की कंसिडरेशंस लेके चलेंगे देखते हैं। पहले हम रिलेशन इन दोनों के बीच निकाल के देखेंगे। एंगुलर मोमेंटम के साथ में और लिख दो एक, इसके साथ दूसरा रिलेशन भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और एंगुलर एक्सीलरेशन कहिए, एंगुलर एक्सीलरेशन, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन में एक्सीलरेशन का योगदान रहेगा। जैसे आपको याद होगा, मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि हम लीनियर मोशन में जो मास होता है, किसी बॉडी का मास यानी द्रव्यमान होता है, उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहीं एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सीलरेशन में या एंगुलर मोशन के अंदर मास की जगह हम शब्द यूज में लेंगे इनर्शिया। क्या शब्द यूज में लेंगे? इनर्शिया, जड़त्व। अगर वो घूम रही है वस्तु तो इनर्शियल या मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको बोलने लग जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जहाँ लीनियर मोशन में एम आता है उसकी जगह एंगुलर वेलोसिटी में हम आई यूज़ करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूँ, फोर्स एफ इजिकल होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो वहीं एंगुलर वेलोसिटी में फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क और मास की जगह आ जाता है आई, और एक्सीलरेशन है तो उसकी जगह एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाता है। तो ये रिलेशन हमें अभी डिटरमाइन करना है। ये रिलेशन हम लीनियर मोशन से जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो वहीं टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एल्फा। तो चलो अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि सपोज इन ए सिस्टम देयर आर m1 m2 m3 so on mn particles. Suppose there are m1 m2 m3 so on mn particles in a system rotating about a axis of rotation। माना एक निकाय में m1 m2 m3 so on mn कण, द्रव्यमान वाले कण एक नियत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहे हैं। अतः इनका जड़त्व आघूर्ण क्या होना चाहिए भाई? I1 का मान m1 r1 का स्क्वायर होना चाहिए पहले पार्टिकल का। ये इस प्रकार की कंडीशंस है। यहाँ खूब सारे पार्टिकल्स हैं, एक m1 है, एक m2 है, एक m3 है।
ये रोटेट कर रहे हैं इस एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहले पार्टिकल का ये होना चाहिए, दूसरे का ये होना चाहिए, तीसरे का ये होना चाहिए, शो ऑन nवें पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज mn का स्क्वायर, ये होना चाहिए। वही हम एक रिलेशन से एक बात जानते हैं कि अगर इन पे फोर्स की बात करें तो फोर्स F का सूत्र होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। क्यों, हमें तो रिलेशन, ये रिलेशन यूज में लेने हैं कहीं ना कहीं। एक्सीलरेशन तो ऑन फर्स्ट पार्टिकल द फोर्स F1 इज इक्वल टू m1a1। फिर दूसरा ऑन सेकंड पार्टिकल द फोर्स F2 इज इक्वल टू m2a2। और लिखते जाओ। ऑन थर्ड पार्टिकल फोर्स F3 इज इक्वल टू m3a3। सो ऑन nth पार्टिकल के लिए, nवें कण के लिए कितना आ जाएगा, Fn इज इक्वल टू mnan। लिख दो। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल F बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो फिर नीचे आ जाएगा प्रथम कण पर लगने वाला बल। ये इस लाइन को क्या लिखोगे, प्रथम कण पर लगने वाला बल F1 इज इक्वल टू m1a1 और सेकंड कण पर लगने वाला बल F2 इज इक्वल टू m2a2। इसी प्रकार तीसरे कण पर लगने वाला बल F3 इज इक्वल टू m3a3। सो ऑन nवें कण पर लगने वाला बल mnan। लिख दो भाई यहाँ तक। नेक्स्ट अब देखते हैं किस प्रकार की कंडीशंस आती है। अब हम टॉर्क की बात करेंगे क्योंकि हमें रिलेशन किस पे पहुंचना है, टॉर्क पे। और टॉर्क का सूत्र होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसका सूत्र होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चेक करते हैं अभी क्या आना चाहिए। देखो अब कह देंगे अतः घूर्णन गति में बला घूर्ण हेंस इन रोटेशनल मोशन टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स वेक्टर प्रोडक्ट विथ किसके साथ भाई, आर के साथ, या आर क्रॉस एफ भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो पहले पार्टिकल के लिए ऑन फर्स्ट पार्टिकल ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल पे टाउ 1 इज इक्वल टू आ जाएगा m1 F1 क्रॉस R1 या F1 R1। क्रॉस प्रोडक्ट में भी ये 90 डिग्री पे रहता है। हर एक, आप किसी भी पार्टिकल की बात करो, अगर वो सर्कुलर मोशन में राउंड कर रहा है तो उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में हमेशा फोर्स रहता है, और टेंजेंट और इस रेडियस के बीच एंगल जो बनता है वो थीटा बराबर 90 डिग्री बनता है। इसलिए अगर इसका वेक्टर प्रोडक्ट हटाते भी हैं तो भी ये F90 यानी इसका मान क्या हो जाएगा, F फॉर साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान हो गया टाउ इज इक्वल टू F1 R1। सभी पार्टिकल्स के लिए ये लागू होता है कि उसका बल जो होता है यानी फोर्स जो होता है वो हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में लगने से R और F के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, और साइन 90 का मान होता है 1। इसलिए हमें यहाँ सोचने वाली कोई बात नहीं है। टॉर्क टाउ का मान फोर्स इंटू वेक्टर पोजिशन वेक्टर R लिख सकते हैं। तो ये टाउ 1 था, इसकी जगह देखो टाउ 1 की जगह क्या आ जाएगा, फोर्स F1 का मान क्या है, m1a1 इंटू R1। याद करो बच्चों, ए का रिलेशन किस प्रकार था, एल्फा के साथ। एल्फा इज इक्वल टू क्या रिलेशन था, तो ए का मान था m1, इसको कह सकता हूँ दैट इज ए इज इक्वल टू होता है R एल्फा,
ये रिलेशन हम पहले डिटरमाइन कर चुके हैं। रेखीय त्वरण बराबर होता है त्रिज्या इंटू कोणीय त्वरण, यानी रेडियस इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यहाँ वैल्यू रखो, ए की जगह क्या आ जाएगा r1 अल्फा 1, इधर r1 पढ़ा ही है। r1 इंटू r1 क्या हो गया r1 का स्क्वायर, तो m1 r1 का स्क्वायर इंटू अल्फा 1 दैट इज बिकम टाउ 1। याद करो ये सूत्र किसका है, अभी मैंने लिखा था सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। किसका रिलेशन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो हम क्या लिख देंगे इधर, सभी कणों के लिए बस इसी प्रकार के रिलेशन आने वाला है, दैट्स ऑल। तो टाउ इज इक्वल टू ये आ गया आई, ये आ गया अल्फा 1। अगर इसको m1 था तो I1 कह दो, दैट इज बिकम फर्स्ट रिलेशन। इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार यानी कि सिमिलरली टाउ 2 भी क्या आ जाएगा भाई, m2 r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा 2। तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी I2 इंटू अल्फा 2। लिख दो भाई I2 इंटू अल्फा 2। आगे और देखो, ऑन थर्ड पार्टिकल, तीसरे कण पर देखो बल आघूर्ण का मान कैसे आएगा। तीसरे कण पे बल आघूर्ण का मान देखो भाई, लिखने वाले लिख दे भाई फटाफट थोड़ा स्पीड से। तो ऑन थर्ड पार्टिकल टाउ 3 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं I3 अल्फा 3। सो ऑन टाउ n इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा n IN अल्फा n। अब कह देंगे इसलिए कुल या फिर परिणामी बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस सो ऑन टाउ n। दैट इज बिकम टाउ इज इक्वल टाउ 1 का मान क्या होता है I1 अल्फा 1 प्लस I2 अल्फा 2 प्लस I3 अल्फा 3 सो ऑन IN अल्फा n। सबको जोड़ दो एक साथ बस। तो प्रत्येक पार्टिकल का रिजल्टेंट यानी पूरे सिस्टम का बल आघूर्ण कितना आ गया भाई। आप अगर इन सब को एक साथ लिखना चाहो, I से रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो। टाउ इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो I अल्फा, या फिर और दूसरा रिलेशन भी लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर आई लिख सकते हो। I का मान 1 से लेकर n तक है, ये भी सही है। तो ये आपस में संबंध क्या कहलाते हैं बच्चों, रिलेशन बिटवीन दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क टाउ एंड आई अल्फा, इन सब के साथ रिलेशन है इसका। यही बल आघूर्ण टाउ और अल्फा व जड़त्व आघूर्ण आई के साथ संबंध को व्यक्त करता है। अगला रिलेशन और देखते हैं। अगला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम ऑफ या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन है। एल का रिलेशन देखते हैं आई और ओमेगा के साथ। अगर आप पहले वाले रिलेशन को, अभी टाउ वाला जो रिलेशन ज्ञात किया, इसमें अगर आप ये भी लिख सकते हो कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, r डिस्टेंस पे है, ये रोटेट कर रहा है इसके चारों ओर अक्ष के, ऐसा भी कह सकते हैं। m1 m2 m3 मान के चल रहे हो तो वो पूरे सिस्टम की बात है। अगर आप केवल पर्टिकुलर एक ही पार्टिकल जिसका मास m है अगर ये मान के चलो तो आप कह सकते हो टाउ इज इक्वल टू होता है RF, वेयर f इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, और m इंटू ए जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो टाउ इज इक्वल टू आ गया RMA, और a क्या है एसिलरेशन, तो RM एसिलरेशन को मैं लिख सकता हूँ R अल्फा, देन R क्या हो गया R स्क्वायर, तो दैट इज बिकम MR स्क्वायर अल्फा। MR किसको कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, देन इट बिकम
आई एल्फा। ये ऐसे रिलेशन ज्ञात कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 लाइनों। मैंने उसमें क्या किया, अलग अलग पार्टी के लिए m1 का अलग τ1 निकाला, m2 का अलग निकाला τ2, फिर सबको जोड़ रहा हूँ। वैसे कर सकते हो, वो पूरे सिस्टम का है और ये पर्टिकुलर एक पार्टिकल का है। तो आप रिलेशन अगर पूछे तो किसी सिस्टम का भी निकाल सकते हो और पर्टिकुलर एक पार्टिकल से भी निकाल सकते हो। ऐसे कह सकते हो, माना एक कण जिसका द्रव्यमान m1 है, त्वरण a है, तो उस पर लगने वाला बल F = ma हो जाएगा। वह बल आघूर्ण τ = हो जाएगा Rf। जहाँ त्वरण a का मान जो होता है, त्वरण a का मान वो होता है r एल्फा। जैसे ही r एल्फा रखोगे तो दैट इज टाउ बिकम ये हो जाएगा। इस टाउ वाले को आप इस प्रकार लिखो, mr² को मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बोलते हैं, तो I एल्फा हो जाएगा। ये भी रिलेशन आपका सही है। अब अपना रिलेशन है अगला टॉपिक, उसमें हम सिस्टम वाला प्रोसेस न लेके ये वाली प्रोसेस लेते हैं। लिखिए अगला टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम है, ध्यान रखें बच्चों, मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एंगुलर मोमेंटम को, और हमारा लीनियर मोमेंटम है उसको P से लिखते हैं, थोड़ा याद रखें इसको। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम L, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको I से लिखते हैं, एंड एंगुलर वेलोसिटी दैट इज बिकम ओमेगा। चलो लिखो भाई, माना एक m द्रव्यमान का पिंड r त्रिज्या में, इसको हिंदी मीडियम वाले लिखो भाई, कोणीय संवेग L तथा जड़त्व आघूर्ण I व कोणीय वेग ओमेगा में संबंध। टॉपिक का नाम क्या है? कोणीय संवेग L, जड़त्व आघूर्ण I, ऐसे लिखना हिंदी मीडियम वाले, कोणीय संवेग L कोमा लगा के, जड़त्व आघूर्ण I व कोणीय वेग ओमेगा में संबंध, ये टॉपिक है हमारा। इसमें हम मान के चल रहे हैं कि माना m द्रव्यमान का पिंड r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में घूर्णन गति कर रहा है, अतः इसका रेखीय संवेग सबसे पहले रेखीय संवेग ज्ञात करो। P = क्या हो जाना चाहिए? mv होना चाहिए। P = क्या होना चाहिए? mv। और ये भी याद रखो, v का मान क्या होता है भाई? r ओमेगा होता है। v = क्या होता है? r ओमेगा। ओमेगा क्या है भाई? कोणीय वेग। ठीक है, पहली बात तो आ गई है। फिर लिखो, अतः कोणीय संवेग, हमारा तो टारगेट यहाँ पर है, कोणीय संवेग L = r × p, या r क्रॉस p होता है वैसे देखें तो। और वेक्टर प्रोडक्ट को अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट में बदलोगे तो थीटा 90 डिग्री होने से ये r p के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जैसे आप सदिश गुणनफल हटाओगे तो साइन थीटा आएगा। और थीटा मैंने बता रखा है, कोई भी कण वर्ताकार गति करता है तो हमेशा संवेग हो चाहे बल हो, लीनियर संवेग या लीनियर फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में रहती है, तो रेडियस से हमेशा 90 डिग्री पर रहता है। तो थीटा 90 होने से r क्रॉस p का मान r p के बराबर आ जाता है। तो L = r का मान पड़ा है, p का मान ये देखो mr ओमेगा। चलो भाई अंग्रेजों, तुम भी थोड़ी बात लिखो,
क्या लिखोगे, लेट एम मास ऑफ पार्टिकल, या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, एम मास ऑफ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ आर रेडियस, लिखो भाई, लेट एम मास ऑफ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ with r radius, then the linear momentum, इसको लिख दो, then the linear momentum p is equal to mv, मास इंटू वेलोसिटी होता है p का मान, तो वहीं हम लोग कह सकते हैं which implies p is equal to m इंटू r ओमेगा, बिकॉज v का सूत्र होता है r ओमेगा। अतः कोणीय संवेग हेंस एंगुलर, हमें तो यही चाहिए, एंगुलर मोमेंटम L का माना जाएगा r क्रॉस p, और L इज इक्वल हो जाएगा RP। ये मैंने बता दिया RP कैसे आएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे रहता है ये P और R दोनों, तो विच इम्प्लाइज L इज इक्वल आ जाएगा R mr ओमेगा, R से R मल्टीप्लाई mr स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे कि R स्क्वायर mr स्क्वायर किसका मान होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I का, दैट इज बिकम L इज इक्वल टू I ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यही संबंध L I व ओमेगा के मध्य है। आप याद रखें, ये काफ़ी रिलेशंस आपके आगे हैं, तो एक दूसरे से रिलेट किस प्रकार है, हम एक टॉपिक पढ़ने के बाद इन सब की एक टेबल बनाते हैं जिसमें सारी बातें आ जाएगी। अगला टॉपिक लिखो भाई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब अपना टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लो भाई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारा है घूर्णन गतिज ऊर्जा का टॉपिक। बहुत शानदार टॉपिक है ये, घूर्णन गतिज ऊर्जा। या तो पूरे सिस्टम की आप निकाल सकते हो कि पहले पार्टिकल की रोटेशनल एनर्जी कितनी आई, फिर दूसरे की, तीसरे की, फिर सबको जोड़ सकते हो, वो तो कहलाती है पूरे निकाय की। हम रिलेशन ज्ञात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर एक टॉपिक ही लेके चल लेते हैं। वही माना m द्रव्यमान का पिंड v वेग व ओमेगा कोणीय वेग से। याद रखें बच्चों, मैंने ये v इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। v वेग या फिर कोणीय ओमेगा कोणीय वेग से किसी अक्ष के परितः मतलब होता है चारों ओर, परितः r त्रिज्या के पथ में घूर्णन गति कर रहा है, इंपॉर्टेंट लाइन ये हो गई। लेट m मास ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ v वेलोसिटी। ये तो कौन सी वेलोसिटी होती है भाई, लीनियर, कोष्टक में लिख सकते हो। मूविंग विथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, इसको आप कोष्टक में लिख देना बच्चों, v वेग वाले को। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अराउंड
अराउंड या अबाउट भी लिख सकते हो, अराउंड ए फिक्स रोटेशनल axis in r radius of circular path। चलो चेक करते हैं भाई। देन काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में KE लिखा है मैंने, तब गतिज ऊर्जा याद होनी चाहिए। गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ mv² होता है बच्चों। 2 लाइनों का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा ही नहीं। अगर मैं पूरे सिस्टम का लेता तब थोड़ा बड़ा बन जाता, क्योंकि उसमें m1 का अलग गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी पड़ती, m2 की अलग, m3 की गतिज ऊर्जा अलग, फिर सबको जोड़ता। सूत्र तो इसी प्रकार का था उसमें भी। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या आ गया, 1/2 mv²। हम बहुत पुराने टॉपिकों से पढ़ते आ रहे हैं, पहले के चैप्टर में इस बात को हम सीख के आ चुके हैं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र तो हाफ mv² होता है। आगे देखो बच्चों, गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ m पढ़ाई है, v की जगह क्या कह दूंगा, r ω², दैट्स ऑल, r ओमेगा का होल स्क्वायर। तो K = आ जाएगा हाफ mr² ω²। इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो ये आ गया, दैट इज बिकम mr² क्या होता है बच्चों, I ओमेगा हो गया। तो कितना शानदार क्वेश्चन आया देखो, हाफ I ओमेगा का स्क्वायर है ये, नॉट अकेला ओमेगा, ठीक है ना। तो v की जगह क्या आ गया, मैंने कई बार पहले शुरुआत में कहा, देखो मास जो है उसकी जगह इनर्शिया आता है, वेलोसिटी अगर लीनियर है तो उसकी जगह एंगुलर वेलोसिटी का है, तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेबल। तो ये कहलाएगा रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास उस टेबल पे चर्चा करने की बात है कि हम उस टेबल पे चर्चा करें जिसमें सारे के सारे संबंध आ जाए। अगर एक कंडीशन और डाल दें कि कोई एक बॉडी रोटेशनल मोशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी कर रही है, रोटेशनल मोशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी करे, जैसे मैं एक पाइप को ऊपर से लुढ़का दूं सीढ़ियों पर, तो वो पाइप रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, साथ साथ में नीचे भी जा रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशंस में काइनेटिक एनर्जी दोनों का योग हो जाएगा, रोटेशनल वाली प्लस काइनेटिक वाली, क्योंकि उसमें लीनियर वेलोसिटी भी है साथ साथ में। जैसे हमारी पृथ्वी रोटेशन करते, अपनी अक्ष पर रोटेशन करते हुए आगे बढ़ रही है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी भी है और रोटेशनल मोशन भी है। तो 2 प्रकार की काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये नोट डाल के नीचे लिख दो, नोट डालो भाई, ये नोट। यदि वस्तु यानी कि पिंड घूर्णन गति के साथ घूर्णन गति के साथ साथ स्थानांतरीय गति भी करे, स्थानांतरीय गति भी करे, तो इसकी कुल गतिज ऊर्जा बराबर घूर्णन की गतिज ऊर्जा प्लस स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा शॉर्ट में लिखा है मैंने, अंग्रेजों लिख दो भाई। इफ ए बॉडी रिवॉल्विंग एंड मूविंग इन ट्रांसलेटरी मोशन, revolving and moving in translatory motion, then its total kinetic energy is equal to kinetic energy of rotation plus kinetic energy in
ट्रांसलेटरी मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेटरी मोशन। तो क्या आ जाएगा, देखो भाई आंसर क्या आ जाएगा। हमारा तो मेन उद्देश्य यही है कि रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास पता है आई ओमेगा स्क्वायर होती है। ट्रांसलेटरी का मतलब रेखीय अवस्था में, तो रेखीय में हमारे पास क्या थी, एम ओमेगा स्क्वायर, आई एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू रोटेशन वाली तो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्रांसलेटरी वाली है हाफ एम वी स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये दिस इज द टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो अगर कोई पिंड लुढ़क भी रहा है, ऐसे आपने किसी एक गोले को धक्का देकर छोड़ दिया, चाहे वो लुढ़क रहा है, तो उस स्थिति में भी टोटल एनर्जी इसकी ये हो जाएगी, घूर्णन त्रिज्या या फिर परिभ्रमण त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन घूर्णन त्रिज्या। ये क्या चीज़ है, घूर्णन का दूसरा नाम परिभ्रमण त्रिज्या भी इसने कहा है, परिभ्रमण त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या। हमने अभी तक एक जड़त्व आघूर्ण के लिए ये कंसेप्ट सीखी थी कि किसी भी सिस्टम में घूर्णन अक्ष से पिंड की जो डिस्टेंस है r1 मान लो, r2 मान लो, उसको उसके द्रव्यमान यानी मास से मल्टीप्लाई करें तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है mr का स्क्वायर। ये हमने बात सीखी थी। लेकिन कई बार क्या होता है, पूरा निकाय सिमेट्रिक नहीं होता, ये सिमेट्रिक नहीं है, परंतु इस पूरे निकाय का या पूरे सिस्टम का मास जो है वो कहीं ना कहीं सेंटर्ड होता है। अगर उस सेंटर्ड पॉइंट्स की घूर्णन अक्ष से डिस्टेंस देखें तो वो कहलाती है रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी कि हमारी परिभाषा बन जाएगी, किसी निकाय या पिंड की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी जिसके वर्ग से द्रव्यमान को गुणा किया जाए तो यह उस पिंड के जड़त्व आघूर्ण के तुल्य होगा, जड़त्व आघूर्ण के तुल्य होगा। यानी कि घूर्णन त्रिज्या जो है ना, वो एक प्रकार से रेडियस वाली बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम का एक सेंटर्ड बिंदु है, एक केंद्रित बिंदु है, उसकी दूरी से संबंधित है। ये इसे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द रेडियस ऑफ गायरेशन, of a body, radius of gyration of a body is perpendicular distance from the rotational axis. The perpendicular distance from the rotational axis is called radius of gyration. Whose square
whose square is multiplied with the mass of body, then it is equal to mass of body gives the moment of inertia of the body. It is denoted by K. अपन रेडियस ऑफ गायरेशन को K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हमने R को भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा था। एक बात आती है, पहले हमारा एक सूत्र था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr²। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि R जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी एक कण की है। जैसे m1 पार्टिकल था तो उसकी पर्टिकुलर डिस्टेंस, m2 पार्टिकल है तो उसकी रोटेशन अक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वहीं पूरे सिस्टम की ही बात करें, एक कॉमन डिस्टेंस डिटरमाइन करना चाहें, तब हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन की बात आती है। ठीक है, तो किस प्रकार हम रेडियस ऑफ गायरेशन को समझेंगे, थोड़ा सा आगे इसका पिक्चराइज सुनो, दोनों में अंतर समझना तुम लोग। मैं एक सिस्टम लेके चलता हूँ, ये सिस्टम लिया, इसमें m1 पार्टिकल है, m2 पार्टिकल है, m3, m4 ऐसे कई सारे पार्टिकल हैं और इस रोटेशन अक्स के चारों ओर ये घूम रहे हैं। इसकी डिस्टेंस r1 थी, इसकी डिस्टेंस r3 थी, इसकी डिस्टेंस r4 और इसकी r5। ये सारे के सारे इसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते कि इन सब का सेंटर पॉइंट है वो इसके अराउंड r1 डिस्टेंस से घूम रहा है। ये पर्टिकुलर एक ही कण इसके तरफ घूम रहा है r1 डिस्टेंस से। जैसे r2 आएगा, r2 अगर ये m2 मास की बात करें तो ये r2 r1 से अलग है। वहीं इस पूरे सिस्टम का मैं अगर कोई एक सेंटर पॉइंट ही मान लूँ कि ये इस पॉइंट पर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, केंद्रित है सारा का सारा, वो इस रोटेशन अक्स से कितनी डिस्टेंस पर है, दैट इज के। ये के है। ओके, इसके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो यहाँ पर आया था ना आई का मान, टोटल मास m और टोटल एवरेज डिस्टेंस r², जैसे इसका m1, m2, m2, m3 सब के जोड़ को और उसके r1, r2, r स्क्वायर के सब से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे इसका मान हमारे पास ऐसे आना चाहिए था, r2 का स्क्वायर सो ऑन mn rn का स्क्वायर, और सब इसका टोटल मान हमने कह दिया था ये तो कैपिटल M r² के बराबर है, ऐसे कहा था। लेकिन यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन जो है ना वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जिस पर पूरा मास सेंटर्ड है। दूसरी बात, जैसे मैं ये उदाहरण लिया, एक उदाहरण मैं ये ले सकता हूँ, जैसे ये एल आकार की बॉडी है, तो अब इसमें कौन सी रेडियस की बात कर लोगे आप, इसमें तो हर एक पार्ट है अलग अलग डिस्टेंस पर है। यहाँ पर कोई पार्टिकल है वो इससे अलग डिस्टेंस पर है, यहाँ पर पार्टिकल है वो इससे अलग डिस्टेंस पर है, यहाँ पर है वो अलग है, इस कॉर्नर पे है वो कुछ अलग डिस्टेंस पे है, यहाँ पर है वो कुछ अलग डिस्टेंस पे है। तो ऐसी कंडीशन में भी इसका भी रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करेगा कि पूरा का पूरा मास जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंटर्ड हो, केंद्रित हो, तो उस केंद्रित बिंदु की घूर्णन अक्ष से कितनी दूरी है वो रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है। और उसके स्क्वायर को अगर इसके टोटल मास से मल्टीप्लाई करें तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, यानी कि जड़त्व आघूर्ण का मान आ जाता है। अब देखते हैं हम लोग जड़त्व आघूर्ण को किस प्रकार लिखें और अलग अलग वस्तुओं के लिए भी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी। तो आपको जैसे मैं एप्लीकेशन कराऊंगा तो ये बात समझ में आ जाएगी कि जड़त्व आघूर्ण के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या महत्व है। अभी हमने कहा है कि इसके स्क्वायर को अगर आप द्रव्यमान से गुणा कर दें तो वो जड़त्व आघूर्ण के बराबर आ जाएगा, यानी कि जड़त्व आघूर्ण बराबर आ गया m² तो फिर घूर्णन त्रिज्या क्या आ जाएगी भाई,
घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडिएशन ऑफ गायरेशन, के का मान इसी सूत्र में देखो I बट्टा M और उसका स्क्वायर था के का, तो वो इधर जाके अंडरूट बन गया। यानी कि अब सीधा सीधा सूत्र आ गया कि अगर रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो वस्तु के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उसके मास का यानी द्रव्यमान का भाग दो और उसका अंडरूट निकाल दो, वो मान आ जाता है घूर्णन त्रिज्या यानी परिभ्रमण त्रिज्या रेडियस ऑफ गायरेशन का। जड़त्व आघूर्ण को अपन लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट्स ऑल। इतनी सी बात और लिख लो। आगे अपन चलते हैं एप्लीकेशंस पर, और कौन से एप्लीकेशंस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी होगी और उसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होगा। हमारे उन एप्लीकेशन में इस साल डेरिवेशन यानी कि व्युत्पत्ति जो है वो हटा दी है, केवल सीधे हमें उनके मान याद रखने हैं। मान किस प्रकार होंगे वो थोड़ा समझना है, तो उसके लिए मैं पहले लेके चलता हूँ वलय को। हालांकि बीच में दो थ्योरम और हुआ करती थी, लंबवत अक्षों की प्रमेय और समांतर अक्षों की प्रमेय। लंबवत अक्षों की प्रमेय इसका मतलब ये होता है कि अगर दो अक्ष हैं एक दूसरे के लंबवत, एक्स एक्सिस में अगर उसका जड़त्व आघूर्ण IX हो, मान लो ये कोई वस्तु है और इसमें ये इस प्रकार की दो अक्षें गुजर रही है, ये Y अक्ष है, ये X एक्सिस है, और इसकी जो मेन अक्ष जो है सेंटर ऑफ अक्ष यहाँ से गुजर रही, इसके चारों ओर ये वस्तु घूम रही है, ठीक है। तो इस X अक्ष के अनुदिश इसका जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो IX होता है, Y अक्ष के अनुदिश इसका जड़त्व आघूर्ण IY होता है। तो परिणामी जड़त्व आघूर्ण IZ जो होगा ना, वो इन दोनों के जड़त्व आघूर्णों यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। ये थी लंबवत अक्षों की प्रमेय, परपेंडिकुलर अक्ष की थ्योरम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अंग्रेजी में बोलते हैं इनको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यानी कि जो मान एक्स एक्सिस के अनुदिश आ रहा है, जो मान वाई एक्सिस के अनुदिश आ रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, ध्यान रहे, तो वो उन दोनों का समेशन करते ही जेड एक्स के अनुदिश मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मान आ जाता है। ये वैल्यू कहलाती है परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम, ठीक है। अब वहीं एक बात करूं मैं कि ये कोई बॉडी है, इसमें रोटेशन एक्सिस जो इसके सेंटर से गुजर रही है, सेंटर का मतलब एकदम लंबवत गुजर रही है, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, और हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है इसके सापेक्ष, यानी टेंजेंट लिया है हमने इसके पास में से, और टेंजेंट भी अंदर की ओर वाला है। यानी कि यूँ समझो ये कोई एक वस्तु है, मेन अक्ष तो इसकी यहाँ पर है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरती है आर पार, हम लोग जो इसको घुमाना चाह रहे हैं वो यहाँ एक अक्ष है उसके चारों ओर इसको घुमाना चाह रहे हैं, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ऐसी कंडीशंस अगर आ जाए तो उसको ज्ञात करते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय से, समांतर अक्षों की प्रमेय से। अब कह दो भाई साहब ये क्या चीज होती है समांतर अक्षों की, अंग्रेजी में बोल देते हैं पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम। मैं इसको अभी इसलिए नहीं करवा रहा कि हमारे ये सिलेबस से हटा दिया गया है, नेक्स्ट जब कभी अपने सिलेबस में लगेगा तो अपन अपने नए वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे इसकी, अभी इस साल इसको हटा दिया गया। तो समांतर अक्षों की प्रमेय क्या चीज़ कहती है, देखो ध्यान से, चित्र में ही अपने को पता चल रहा है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर से जो गुजर रही थी अक्ष उसके परपेंडिकुलर नहीं है, ये पैरेलल है अब की बार, और ये जो पैरेलल जो इन दोनों अक्षों के बीच की डिस्टेंस है इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये एक रिंग या वलय माने तो स्मॉल डी जो है वो कैपिटल आर के बराबर है, इसकी रेडियस के बराबर है। तो पैरेलल अक्षों का स्टेटमेंट ये है कि किसी रोटेशन अक्ष के अक्रॉस, ये रोटेशन अक्ष के अबाउट टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसके रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसके सेंटर से गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसकी डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर को मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये मान आ जाता है इस अक्ष के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। पैरेलल अक्ष क्या कहती है
कि जो सेंटर से गुजर रही है अक्ष, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजर रही है, जिसको केंद्र बिंदु कह रहे हैं, उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण में उस वस्तु का द्रव्यमान तथा बीच की दूरी के वर्ग को गुणा करके जोड़ दो। तो कहने का मतलब, अगर मैं एक उदाहरण लेके चलूं कि मान लो मेरे पास एक वलय है, आगे हालांकि अपन चर्चा करेंगे सभी टॉपिक की, एक वलय है, वलय का मतलब रिंग, चक्री, टायर मान लो, खुला टायर, और उस टायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब याद दिमाग में ये बिठाओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है वस्तु का वो गुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करता है। और स्थिति भी कैसे, अगर आप उसको घुमाना चाहो, मान लो एक टायर है, उसको आप घुमाना चाहोगे तो उस टायर का वापस रुकने के लिए प्रयास करेगा वो टायर, वो कितना प्रयास करता है रुकने का, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि अगर मैं टायर को इसकी अक्ष के रेस्पेक्ट में ऐसे घुमाना चाहूँ, दैट्स ऑल, किसी टायर को, किसी चक्कर को, हाथ से, मशीन से, किसी भी पार्ट से, तो वो टायर रुकने के लिए भी उतना ही सामने से फोर्स लगाता है, लेकिन वो अपने मास और उसकी जो रेडियस या उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर वो लगाता है मास। तो सेंटर से अगर अक्ष सेंटर से गुजरती है और उसकी रेडियस अगर r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का mr²। कितना होता है? mr²। तो इसका मतलब, अगर मैं इसी के लिए अगर ये कह दूं कि ये तो थी सेंटर से गुजरने वाली अक्ष, इसके सापेक्ष तो ये मान आ गया, और यहीं अगर आप ये अक्ष यहाँ से गुजारो, यानी कि इसकी टेंजेंट के रूप में गुजारो, वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्सिस, तो इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ना, वो आई जी का मान कितना था, mr² प्लस इसका मास कितना है, m, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है, d का स्क्वायर। d की जगह वैसे भी देखें तो क्या है, r, तो r का स्क्वायर, इधर भी mr का स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, 2mr का स्क्वायर। इसका मतलब किसी भी रिंग को उसकी टेंजेंट के रूप में अक्ष अगर हो, उसके रेस्पेक्ट में घुमाने का प्रयास करो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाता है। वहीं हम डिस्क की बात करेंगे, किसी रोड के लिए, स्पेयर के लिए, सब बातें अपन करेंगे। लेकिन पैरेलल अक्ष का स्टेटमेंट क्या था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास इनटू सेपरेशन का स्क्वायर बिटवीन द बोथ एक्सिस, जिस अक्ष के रेस्पेक्ट में ज्ञात करना है वो इस सेंटर ऑफ अक्ष से कितनी दूरी पर है, उसका स्क्वायर करो, उसके द्रव्यमान के साथ गुणा करके, और किस में जोड़ दो, जो सेंटर ऑफ अक्ष से गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया था या जड़त्व आघूर्ण था, उसके साथ जोड़ दो उसको, तो वो मान अपने पास आ जाता है समांतर अक्ष प्रमेय से। तो हमारे इस साल ये सारे प्रूफ हटा दिए हैं कि समांतर अक्ष की प्रमेय क्या है, लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, हटाने नहीं चाहिए थे, फिर भी सरकार का आदेश सर्वमान्य है। तो अपन अब का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं जड़त्व आघूर्ण के अनुप्रयोग या विभिन्न पिंडों का जड़त्व आघूर्ण। तो हमारा नया टॉपिक हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट बॉडीज। नया टॉपिक हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट बॉडीज। विभिन्न वस्तुओं, लिख दो भाई, विभिन्न वस्तुओं के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान, विभिन्न पिंडों के लिए या वस्तुओं के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान। पहला रिंग, वलय, एक नंबर टॉपिक हमारा है वलय। वलय में भी पहला पॉइंट में लेके चलता हूं कि अक्ष कहां से गुजरे। ये वलय है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, वलय है, और वलय में भी अक्ष जो है वो सेंटर से गुजर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है। इसकी रेडियस जो है कैपिटल R है। तो एक नंबर पॉइंट इसका क्या बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट
of inertia about an axis passing through the center, passing through the center of ring, center of ring perpendicular to the plane of, perpendicular to the plane of ring। हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हो, वलय के तल के लंबवत, वलय के तल के लंबवत, वलय के तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। सीधा हमें डेरिवेशन अभी नहीं निकालना है, इसका हमें लेना देना नहीं है डेरिवेशन से। हालांकि वैसे तो इंटीग्रेशन से रेसिस का मान निकलता था, इस साल इसका डेरिवेशन हटा दिया है, तो डायरेक्ट लिख देंगे जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr²। याद रखो वलय के लिए अगर अक्ष केंद्र से गुजरती है तो जड़त्व आघूर्ण mr² होता है। और फिर कह देंगे घूर्णन त्रिज्या, इसकी घूर्णन त्रिज्या और निकालो। घूर्णन त्रिज्या k का मान होता है √I/m। I का मान क्या है भाई, mr² बट्टा m से तो m कैंसिल, r² का √ क्या होता है r। इसका मतलब वलय के लिए अगर घूर्णन अक्ष केंद्र से गुजरती है तो k और r दोनों एक ही है, बराबर ही रहते हैं। नंबर दो बात लिखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ रिंग, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ द रिंग, डायमीटर के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो कह देंगे वलय के व्यास से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, या व्यास के सापेक्ष ही लिख दो, व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। अब इसमें व्यास के सापेक्ष की बात करें तो जैसे मानो ये वलय है, पूरी वलय का मतलब किनारों पर ही मास है। हालांकि ये तो डिस्क का रूप हो गया, डिस्क मतलब चकती, चकती के अंदर मास होता है, वलय में केवल किनारों में होता है। जैसे टायर, खाली टायर, एक तार को ऐसे राउंड करके पतला शेप दे दिया मैंने, तो वो वलय होती है। अगर उसमें रोटेशन अक्ष इस ऐसे गुजरे, डायमीटर के रेस्पेक्ट में गुजरे ऐसे, और फिर उसको अगर ऐसे घुमाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, हमें वो भी देखना है। तो हम डायग्राम इसका इस प्रकार बनाएंगे, ये डायमीटर चाहे इधर से ऐसे गुजार दो डायमीटर, और चाहे आप डायग्राम में डायमीटर को ऐसे गुजार दो। डायमीटर तो दोनों साइड से समान रहता है। तो इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी लिख दो जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = अगर डायमीटर के रेस्पेक्ट में गुजरता है तो इसका मान 2mr² के बराबर या mr² बट्टा 2 के बराबर आ जाता है, mr² बट्टा 2 के बराबर इसका मान आ जाता है, डायमीटर के रेस्पेक्ट में गुजरता है। तो फिर हम कह देंगे घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या रेडियस ऑफ गायरेशन, यहाँ भी लिख सकते हो रेडियस ऑफ गायरेशन, अंग्रेजों रेडियस ऑफ गायरेशन GYRATI, घूर्णन त्रिज्या को रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ भी लिख देना रेडियस ऑफ गायरेशन K बराबर √I/m। तो K का मान हमारे पास आ गया
देखो m से तो m कैंसिल, अगर ये पूरा मान रूट में रखता हूँ डिवाइड बाई m करता हूँ तो उत्तर आ जाएगा r/√2। k का मान क्या आ जाएगा r/√2, यानी कि अगर व्यास से गुजरता है तो k का मान आता है r/√2। दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ये दो बात आ गई वलय के लिए। तीसरी कंडीशन और देखो, तीसरी कंडीशन स्पर्श रेखा के रूप में ले लेंगे हम लोग। तो अब तीसरी कंडीशन अपने पास आ जाती है, वलय के तल में स्थित स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व घूर्ण या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एन एक्सिस पैरेलल टू द वन ऑफ डायमीटर एंड टचिंग टू द रिंग। देखो डायग्राम कैसा होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये जैसे डायमीटर था हमारा, डायमीटर हमेशा इसको पूरे प्लेन के साथ क्रॉस करके हो जाता है, दैट इज डायमीटर। इस प्रकार अगर इसकी अक्ष गुजरे तो दैट इज डायमीटर के अक्रॉस वो है। लेकिन हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है इसके किनारे से और डायमीटर के पैरेलल गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, यानी इसके सापेक्ष इसको घुमाना है, यानी अक्ष यहाँ पर हो और उसके सापेक्ष इसको इस प्रकार घुमाना पड़े, तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द एक्सिस, यानी कि अक्ष जो है रोटेशन अक्ष है वो यहाँ से गुजरेगी और ये तल में है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसके लिए अपने को पता रहना चाहिए कि डायमीटर के रेस्पेक्ट में सेंटर से गुजरने वाली जो अक्ष थी वहाँ से ये r दूरी पर है, यानी d बराबर r है। हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रेस्पेक्ट में ज्ञात करना है। तो इसका जड़त्व घूर्ण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I का मान तो आ जाएगा mr²/4, कितना आ जाएगा 3। एक मिनट, इसके रेस्पेक्ट में मेरे पास था mr²/2 इसके रेस्पेक्ट में, और इसमें mr² जोड़ दो। याद होगा आपको, मैंने समांतर अक्षों के प्रमेय में ये बात बताई है कि इसके सापेक्ष जितना जड़त्व घूर्ण इसके सापेक्ष कितना होता है mr²/2, अभी अपने लिखा है। और किस से मल्टीप्लाई करना है, m से मल्टीप्लाई करके और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो तो mr² के साथ जोड़ दो, तो टोटल मान कितना आ जाएगा 3/2 mr²। दिस इज द डायमीटर रेस्पेक्ट टू द टेंजेंशियल डायमीटर। ये टेंजेंशियल डायमीटर है एक प्रकार का, स्पर्श रेखा है एक प्रकार की, लेकिन वो डायमीटर के पैरेलल है। इसी हिसाब से k का मान कितना आ जाएगा भाई, लिख दो k यानी घूर्णन त्रिज्या, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन अंग्रेजी में। k का मान हमें पता है I/m होता है। I का मान हमारे पास आ गया 3/2 mr² होल डिवाइडेड बाई m से तो m कैंसिल, r² था तो बाहर निकल गया √3/2। यानी देखो अब k का मान r के बराबर नहीं रहा। जैसे ही आप ये रोटेशन अक्ष यहाँ ले जाते हो तो k जो है ना वो r का √3/2 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज द k, याद रखो। नेक्स्ट 4 नंबर बात देखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर, यहां पर क्या था पैरेलल, और इन द प्लेन था। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि अक्ष जो हमारे पास आएगी वो इस प्रकार आएगी। जैसे ये रिंग हमारी मान लो किनारे हैं इसके, तो ये इसके सेंटर से गुजरने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस है और इसके ही पैरेलल आ जाए टेंजेंट के रूप में ऐसे अक्ष, तो इस अक्ष के सापेक्ष कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो हमें डिटरमाइन करना है। तो वो भी हम एक प्रकार से इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हैं। पहली बात तो ये डायग्राम हमारा, ये डायग्राम, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है इस अक्ष की वो d बराबर r ही है, रेडियस के बराबर ही है। हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रेस्पेक्ट में ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात, जड़त्व आघूर्ण I बराबर इसके रेस्पेक्ट में कितना था mr² था, सेंटर से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष कितना था जड़त्व आघूर्ण mr², पहला पॉइंट, प्लस इसका द्रव्यमान हमने मान लिया है m, यानी मास m है। दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है r, उसका स्क्वायर कर दो, टोटल कितना हो गया 2mr²। इसका मतलब अगर
परपेंडिकुलर टाइम से गुजरे, यानी रिंग को हमें इसके चारों ओर, पूरी रिंग यहाँ पर है, वो इसके चारों ओर ऐसे घूमे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी वो रुकने का प्रयास कितना करेगी, 2 × mr² के बराबर उसका मान होगा। अब यही हम कह देंगे k का मान कितना आया, तो k का मान वही I/m मास यानी इनर्शिया अपॉन मास का रूट। इनर्शिया कितना है इसका, mr²/m का होल रूट, m वो भी 2 से डिवाइडेड है, मल्टीप्लाइड है, तो आंसर आ गया r√2। देख लो चेंज आ गया। जब सेंटर से गुजर रही थी अक्ष तब k और r दोनों बराबर थे, जैसे ये अक्ष यहाँ टेंजेंट के रूप में गई तो k का मान r√2 हो गया। ये रिंग से संबंधित 4 एप्लीकेशंस है। ऐसे ही हम डिस्क के लिए देख लेते हैं कि वलय के लिए इसका मान कितना आएगा। चेक करते हैं डिस्क के लिए कितना आता है। तो अब हमने डिस्क के लिए देखा है, चकती के लिए तो पहला चकती के केंद्र से गुजरने वाली तथा इसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द इट्स प्लेन। ये डिस्क है। अब डिस्क अंदर से भरी हुई रहती है। हमारे घरों में प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं वो सारी चकतियों के उदाहरण है। अगर इसमें आप सेंटर ऑफ एक्स इसकी ये देखो जो इसको पूरा पार कर रही है और इसके सापेक्ष इसको घुमाना चाहो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का मान आएगा mr²/2। पहली बात तो ये याद रखो। रिंग के लिए तो था mr² और चकती के लिए आ गया mr²/2। और k का मान इसी में लिख सकते हैं, k का मान I/m होता है, I का मान mr²/2, m से m कैंसिल तो आ जाएगा r/√2। सीधा ही लिख दिया है मैंने। अब 11th क्लास के स्टूडेंट हो, इस I को m से डिवाइड करके √ निकालना है तो m से m कैंसिल, r² का r आ गया, 2 का √2 बन गया। 2 नंबर बात, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट इसीलिए लिख रहा हूँ कि हमारे प्रूव नहीं है इसके सिलेबस में, इसलिए। 2 नंबर बात देखो, डायमीटर के रेस्पेक्ट में तो व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ये हमारे पास चकती है, ये चकती लो और कह दो सर व्यास के सापेक्ष, ये व्यास ऐसे ले लो, ये भी व्यास ही है। आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सी भी अक्ष हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, इसके सापेक्ष, चाहे इसके सापेक्ष इसको घुमाओ चाहे इसके सापेक्ष, यानी कि यूँ समझो बीचों बीच आ रही। ये एक प्रकार की पूरी चकती है। अब चकती का प्रॉपर उदाहरण है ये। और इस प्रकार इसको घुमाना चाहें ऐसे व्यास के, ये देखो डायमीटर के रेस्पेक्ट में अक्ष गुजर रही है और इसके सापेक्ष अगर इसको घुमाना चाहें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट इज I = mr²/4। ये इसका जड़त्व आघूर्ण हो जाता है जब डायमीटर के रेस्पेक्ट में गुजरती है तो। और घूर्णन त्रिज्या रेडियस ऑफ गायरेशन k का मान देखो, इसमें m का भाग देना है और √ निकालना है तो m से m कैंसिल, r² है वो उसका √r और 4 का √2 तो k का मान डायरेक्ट आ गया r/2, यानी कि त्रिज्या का आधा मान जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। तीसरी बात देखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सिस पैरेलल टू द वन ऑफ डायमीटर, यानी डायमीटर के पैरेलल हो। वही बात ये डायमीटर के रेस्पेक्ट में गुजर रही थी अक्ष, ये डायमीटर के रेस्पेक्ट में गुजर रही थी। अब मैं टेंजेंट के रूप में लेना चाहूं इसको, मतलब यहां किनारे से अगर इसको गुजारना चाहूं डायमीटर वाली वैल्यू, तो यही मान, यानी कि यहां से अगर ये अक्ष गुजरे तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, दैट इज टेंजेंट। ये ठीक है, किनारे से गुजरे वो भी डायमीटर के रेस्पेक्ट में, तब इसका मान कितना आएगा। तो वो हमारे पास डायग्राम बनाओ पहले। तो ये डिस्क का डायग्राम है हमारे पास, ये पूरी डिस्क है, अंदर से भरी हुई है पूरी, और यहां से गुजर रही है डायमीटर, ये भी डायमीटर ही होता है, इसके रेस्पेक्ट में ये मान गुजर रहा है। डायग्राम बनाते जाओ साथ साथ में, पता रहे। पैरेलल किसके रहेगा, डायमीटर के, ये डायमीटर इसके पैरेलल रहेगा। आपको पता है ना, r होता है बीच का गैप इन दोनों के। तो I का मान मैंने सिंपल सा बता रखा है, इसके रेस्पेक्ट में जो मान था कितना था, mr²/4। इसमें इसका मास
और दोनों अक्षों के बीच की दूरी को वर्ग को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मान कितना आ गया भाई 5mr²/4। दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रोटेशन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू टेंजेंशियल, ये टेंजेंट के रूप में जा रही है इन द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दोनों में अंतर है, परपेंडिकुलर होते ही ये लंबवत हो जाएगी अक्ष के, ऐसे गुजरेगी किनारे से, और इन द प्लेन होते ही इसके पैरेलल आ जाएगी। दोनों में अंतर है। k का मान और निकाल दो भाई, इसमें k का मान क्या आ जाएगा r, तो √5/2, तो r √5/2। अब कहते सर ये कैसे है? अरे भाई आपको सूत्र में क्या रखना है, √i/m रखना है। i का मान क्या है 5mr², तो m से तो m कट जाएगा, r² का √r आ गया और 5 का √ हो गया √5 और 4 का √ हो गया 2। दिस इज द k। नेक्स्ट चौथी कंडीशन और लिख दो इसकी, डिस्क की। तो 4 नंबर पॉइंट इसका हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। यानी कि ये जो डिस्क है इसके टेंजेंट के रूप में, ये टेंजेंट यहां से अक्ष गुजर रही है, आर पार इसके को किनारे से गुजर रही है, यानी कि ये जो डिस्क है इसके किनारे से ऐसे ऐसे लंबवत गुजरे अक्ष, और उसके रेस्पेक्ट में इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा वो हमें डिटरमाइन करना है। इसके लिए हमारे पास ये भी पता रहना चाहिए कि सेंटर से भी तो गुजर रही थी पहले, उसके रेस्पेक्ट में हमने निकाल रखा है। यहाँ से ये जो बीच का गैप है वो r के बराबर है, तो जड़त्व आघूर्ण लिख देना, जड़त्व आघूर्ण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I = आ जाएगा। इसके सापेक्ष हमारे पास जो मान था ना वो था mr²/2 प्लस समांतर अक्षों की परिमेय क्या कहती है कि इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण में इसके कुल द्रव्यमान को, ये पूरा टोटल द्रव्यमान, इसका टोटल द्रव्यमान m, और बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के स्क्वायर करके जोड़ दो। ये समांतर अक्षों की परिमेय का स्टेटमेंट है पैरेलल एक्सिस का। तो टोटल कितना हो गया 3mr²/2। तो ये हो गया डिस्क के बारे में चारों कंडीशंस। अब देखते हैं बेलन के लिए और फिर गोले के लिए। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन और लिख दो, तो k = इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा √3/√2, r बाहर निकल जाएगा, हल m से तो m कट जाता है, r² का r हो गया, 3/2 का √ हो गया। नेक्स्ट लिख दो बेलन के लिए। बेलन के लिए इसका जो मान आएगा वो 2-3 कंडीशंस हैं, देखते हैं किस प्रकार। तो बेलन भी ठोस बेलन है, खोखला बेलन नहीं है, ध्यान रखें। तो ठोस बेलन। नेक्स्ट 3 नंबर अपने पास है ठोस बेलन के लिए सॉलिड सिलेंडर। ये ठोस बेलन है हमारे पास। 2 कंडीशंस होती है, एक ठोस एक खोखला। बेलन 2 प्रकार के हैं। अगर ठोस बेलन में रोटेशनल एक्सिस यहाँ से गुजरे, इसके अक्ष के अलोंग, नंबर फर्स्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, तो ये मान जो है ना, एक ध्यान से देखो तो अक्ष के अगर रेस्पेक्ट में गुजरता है तो ये एक प्रकार का वलय यानी डिस्क के सापेक्ष जो मान गुजरता है वही इसका मान आएगा। तो जड़त्व आघूर्ण m का मान कितना आएगा, mr²/2। घूर्णन त्रिज्या k का मान क्या आ गया भाई, r/2। सिंपल सी बात। अगर अक्ष यहाँ से गुजरती है तब। नंबर 2 ये √2 नीचे। नंबर 2 कंडीशन अलोंग perpendicular to the axis of cylinder।
ये सिलेंडर था हमारे पास, ये इसकी अक्ष है सिलेंडर की, इसके परपेंडिकुलर यहां से गुजरे, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग आएगा भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा देखो। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन आए अपने पास, तो मास को पहले रेडियस के स्क्वायर बट्टा 4 प्लस लेंथ के स्क्वायर बट्टे 12 से मल्टीप्लाई करो, ये आता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर रोटेशन एक्सिस सेंटर से गुजरती हो, वो भी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर की अक्ष है, इसके परपेंडिकुलर अगर अक्ष गुजरे, जैसे मैं यूं कहूं कि इस बेलन को मुझे ऐसे अक्ष गुजर रहे उसके सापेक्ष ऐसे घुमाना है, तो रोटेशन अक्ष कराने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना चाहिए। इसमें घूर्णन त्रिज्या k और लिख दो, k का मान कितना आ जाएगा वो आपके सामने पड़ा है, देखो k √I/m होता है, m से तो m कैंसिल हो गया, I का जो मान है वो बच गया, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा r²/4 प्लस L²/12 की पावर 1/2, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखो कि इसी में ही अगर ये 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट और लिखो, इसके लिए 3 नंबर पॉइंट और लिखो, 3 नंबर पॉइंट लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट द डायमीटर ऑफ द फेस ऑफ द सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हो भाई, बेलन की अक्ष के लंबवत, इसको लिखना, बेलन की अक्ष के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, ये आ जाता है। 3 नंबर आएगा बेलन के फलक, 3 नंबर बेलन के फलक के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। अंग्रेजो लिख दो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट ए डायमीटर ऑफ ए फेस ऑफ द सिलेंडर, ऑफ ए फेस ऑफ द सिलेंडर। इस कंडीशन में क्या होगा, I का जो मान है, मास तो चलेगा ही, ये मान भी ऐसा कैसा ही रहेगा, r²/4 रहना है, लेकिन लेंथ जो है ना 12 से डिवाइडेड न होकर 3 से डिवाइडेड होगी, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसी के हिसाब से रेडियस ऑफ गायरेशन k जो आएगा ना, यहाँ क्या कर दो, केवल 3 कर दो, ये ऐसे, ये डायग्राम वापस बना देना ये। अब इसमें देखो चौथा पॉइंट और इसका, अगर रोटेशन एक्सिस सिलेंडर के और पास के किनारे से गुजरती हो, मतलब सिलेंडर के लॉन्गिट्यूडाइनल वाला जो पोर्शन है वहां से गुजरे, जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, रोटेशन एक्सिस यहां से गुजरे, पूरा सिलेंडर इसके रेस्पेक्ट में घूमे ऐसे, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो आएगा I = 3/2 mr²। एक प्रकार से याद रखो, ये जैसे डिस्क थी हमारे पास, और डिस्क में यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ना I, वही इस सिलेंडर के लिए आएगा, क्योंकि डिस्क वाला पोर्शन ही हम घुमा रहे हैं एक प्रकार से, इसकी लंबाई का इतना इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको याद होगा I बराबर था 3/2 mr², तो वही इसके लिए आ जाएगा। 4 नंबर बात लिख दो इसमें जड़त्व आघूर्ण का मान जब बेलन के अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर।
तो इसमें आई का मान आ जाएगा 3/2 mr² डायरेक्ट, और के का मान आ जाएगा r√3/2। अब स्पेयर का मान देखो, इसमें स्पेयर का मान कितना आएगा। तो अब ठोस गोले के लिए देखो, नेक्स्ट 4 नंबर कंडीशन, ठोस गोले के लिए, ठोस गोला, सॉलिड स्पेयर, सॉलिड स्पेयर, देखो भाई सॉलिड स्पेयर के लिए क्या आएगा, सॉलिड स्पेयर, ये ठोस गोला है, 3 डायमेंशनल पिक्चर है। पहली कंडीशन, अबाउट द सेंटर ऑफ स्पेयर, सेंटर के अनुदिश अगर गुजरे, अब पूरा लाइन मैंने नहीं लिखा है कि सेंटर से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, आप लिख दो भाई ठोस गोले के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। अब ठोस गोले में तो किसी साइड से, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, चाहे यहाँ से अक्ष को गुजारो, चाहे यहाँ से गुजारो, चाहे यहाँ से गुजारो, हर एक डायरेक्शन से वो हमेशा सेंटर से ही गुजरेगी। तो इसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान लिख दो, ठोस गोले के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठोस गोले के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ द स्पेयर, ये मान आता है 2/5 mr²। सबसे कम जड़त्व आघूर्ण ठोस गोले का ही आया है अभी तक। इसमें k का मान क्या आ जाएगा भाई, k का मान आ जाएगा r√2/5, 5 का भी अंडरूट होगा, 2/5 का अंडरूट आ गया, m से m कैंसिल, r बार आ गया, दैट इज 2 नंबर कंडीशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियल ऑफ स्पेयर, टेंजेंशियल ऑफ स्पेयर, ये स्पेयर है, इसके टेंजेंट के रूप में अक्ष गुजर रही है, टेंजेंट के रूप में अक्ष गुजर रही है। तो आपको याद रहना चाहिए सेंटर से गुजर रही थी, उसका मान कितना था, 2/5 mr²। तो इसके सापेक्ष यानी d का मान, बीच में इन दोनों के बीच का दूरी का मान कितना, r, गोले का द्रव्यमान m और बीच की दूरी है r², r का स्क्वायर कर दो, तो टोटल मान आ गया 7/5 mr²। देखो कितना बदल गया, जस्ट 5 टाइम्स बढ़ गया, पहले 2/5 ही था, जैसे ही अक्ष को मैं किनारे पे लाया तो इस गोले को घुमाने में हमें 7/5 गुना ज्यादा फोर्स लगने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसी में रेडियस ऑफ गायरेशन और कह दो भाई, k का मान वही, r तो बाहर आ गया, √7/5, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर ए सिलेंडर, फॉर ए स्फीयर। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ।